Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundhar Sulakshana and I will be teaching you economics. So students, today we are here to see standard 11th economics chapter number 3 demand. As you all know, we have already seen few parts of this chapter. So today we are here to see the part 6 of the chapter in a very detailed manner. So let us move on with the today's portion. Before starting the today's portion, as usual, let us have a short summarization of the portion that we have seen on the previous video. Previously, we have seen about the portion of the individual demand and a market demand in a very detailed manner. Let us have a short summarization of the individual demand and the market demand. First of all, we have seen that individual demand means whenever a particular individual is having a demand, that is considered as individual demand. But when that such portion is being concentrated to the whole market, from the whole market, total numbers of the individual having the desire or demand for particular product is considered as the portion of the market demand. So if you are seeing in the individual demand, in that portion we have seen the example of a demand schedule in which we have seen individual A's demand, B's demand and C's demand. When we total up the whole three, then the whole three's total up is considered as the market demand. So in that particularly one diagram we have seen in a very detailed manner. So let us have a short brief discussion on that portion also. So डिमांड शेड्यूल की बात करें तो टेबल में ये दिया गया था, जब प्राइस कम हो रहा है 10 रुपीज में से 8 रुपीज, 8 में से 6, 6 में से 4 और 4 में से 2, उस टाइम पे पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल का क्या डिमांड होता है. तो ए जिसका 10 रुपीज में एक डिमांड था, उसका 8 रुपीज में 2 डिमांड होता है और 6 रुपीज में 3 होता है और 4 रुपीज में 4 होता है और जो है 2 रुपीज में 5 देखने को मिलता है. उसके बाद डिमांड बी यानी इंडिविजुअल डिमांड का बी का क्या डिमांड है ये देखा था. जो जब 10 रुपीज होता है तो उसका डिमांड 2 था, जब 8 होता है तो वो 3 होता है, जब वो 6 होता है तो वो 4 होता है, जब वो 4 होता है तो वो 5 होता है और जब वो 2 होता है तब वो 6 डिमांड तक पहुंचता है. नेक्स्ट हमने डिटेल में देखा इंडिविजुअल डिमांड ऑफ सी. सी की बात करें, जब 10 रुपीज था तब उसका डिमांड 3 था, जब 8 रुपीज हुआ तो वो 4 हुआ, जब 6 रुपीज हुआ तो वो 5 हुआ, जब 4 रुपीज हुआ तब वो 6 हुआ एंड जब वो 2 रुपीज हुआ तब वो 7 हो गया था. इस तरीके से हमने देखा जैसे जैसे प्राइस कम होता जाता है वैसे वैसे एक इंडिविजुअल की डिमांड भी बढ़ता जाता है. अब ये सबका टोटल जो है यानी तीनों का जो टोटल, क्योंकि मार्केट के अंदर सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, सो ये टोटल जो है वो मार्केट डिमांड माना जाता है. जैसे कि 10 रुपीज में ए का डिमांड 1, बी का डिमांड 2 और जो है सी का डिमांड 3. सो 1 + 2 + 3 जो कि 6 यानी टोटल मार्केट डिमांड 6 10 रुपीज में देखा गया. उसी तरीके से जब 8 रुपीज हुआ तब 2, फिर 3 एंड 4. सो 7 + 2 9, तो टोटल डिमांड 8 रुपीज में 9 का देखा गया. वैसे ही जब 6 रुपीज में आया, 8 में से 6 रुपीज, तब 3 का ए का डिमांड 3 था, बी का डिमांड 4 था और जो पोर्शन ऑफ सी है उसका 5 था. 5 + 4 9, 9 + 3 यानी कि 12. तो सी का उस टाइम पे टोटल डिमांड 6 रुपीज में जो है कहाँ देखा गया तो 12 में. उसी तरीके से जब वो 4 रुपीज आया तो 15 हुआ, जब वो 2 हुआ तो मार्केट टोटल डिमांड जो है वो वी कैन से दैट 18 रुपीज का देखा गया. सो उसका शेड्यूल कैसे बनाया जाता है. सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस में प्राइस रखा, डिमांड वाई एक्सिस में रखा, एक्स एक्सिस में डिमांड रखा, वाई एक्सिस में प्राइस रखा. इसके बाद पॉइंट ऑफ ओरिजिन बनाया, डिमांड्स को एलोकेट के, फिर उसका ओरिजिन ABCD कनेक्ट करके नीचे. तो हमने ये देखा कि 1 से लेके 5 तक का पोर्शन देखा गया जो डाउनवर्ड स्लोप में यानी पॉजिटिव ए का देखा गया, बी का भी सेम पॉजिटिव देखा गया था, सी का भी पॉजिटिव ही देखा गया. अब जब डिमांड कर्व मार्केट के लिए बनाया जाता है ओवरऑल इंडिविजुअल का, उस टाइम में हमने क्या देखा, एक माइनर चेंज था. जो हम डिमांड का पोर्शन का क्लास एलोकेट करते सब में 1 1 की गैप दिया गया था, बट यहाँ 5 5 का गैप दिया गया था. 5
10, 15 एंड 20 का क्लास लेके फिर उसको कनेक्ट करा गया। इंडिविजुअल ए का जो डिमांड कर्व बना था उसे D1 बोला गया, बी का जो डिमांड कर्व बना था उसे D2 बोला गया और सी का जो डिमांड कर्व बना था वो D3 बना था, जबकि मार्केट डिमांड को सिर्फ MD यानी डिमांड कर्व माना गया था। इस तरीके से हमने डिटेल में ये पोर्शन देखा और रेदर देन दैट आगे एक्सप्लेनेशन में हमने ये देखा जैसे जैसे भाव कम होता जाता है वैसे वैसे मार्केट में जो है डिमांड एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बढ़ता जाता है। हर इंडिविजुअल का ये एक बेसिक बिहेवियर की तरह देखा गया, बट उसी के अंदर डिटेल में अगर आप देखते हो तो उसमें हमने ये भी एनालाइज किया कि जैसे जैसे एक पर्टिकुलर पोर्शन डेवलप होता जाता है वैसे ही मार्केट डिमांड भी उस पोर्शन में डेवलप होता जाता है। सो यहाँ तक का टॉपिक हमने डिटेल में देखा। अब हम देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में डिटेल में इन अवर टुडेज पोर्शन। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस मूव ऑन विद द फर्दर पोर्शन in the PDF in the further video. So students, now let us move on with the further portion of the chapter. So today we are going to see the elasticity of demand. Elasticity of demand is the constant to which demand responds to change in any its determinants like price, income, taste and preference etc. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये ऐसा एक एक्सचेंज जिसमें डिमांड जो है रिस्पॉन्ड करता है जब अदर पोर्शन ऑफ डिटर्मिनेंट्स चेंज होता है, जब अदर पोर्शन जैसे कि प्राइस, इनकम, टेस्ट या रेफरेंस ये में से कोई भी चीज़ अगर चेंज होता है उस रीज़न की वजह से जो डिमांड किस हद तक चेंज हो सकता है ये जो पोर्शन हमें बताता है उसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है। सो सबसे पहले उसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड इस तरीके से देखा जाता है। सो फर्स्ट टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। सो लेट्स सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, लिसन इट आउट केयरफुली. Law of demand explains that when other demand's determinants are assumed to be constant, as price falls down, demand expands, and as price rises, demand contracts. But it does not state by what proportion demand expands or contracts. The concept of price elasticity of demand explains this. सो लॉ ऑफ डिमांड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि लॉ ऑफ डिमांड में जब बाकी के सारे डिमांडिंग फैक्टर्स यानी डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो सेम होता है, जैसे कि इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, प्राइस रिलेटेड टू द सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, अदर देन दैट फ्यूचर प्राइस के एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीज़ें कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ प्राइस जब चेंज होता है उस वजह से जो चेंजेस देखा जाता है उसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है। यहाँ पे किस प्रोपोर्शन तक वो एक्सपांड हो सकता है, अगर प्राइस गिरता है तो कहाँ तक वो एक्सपांड हो सकता है या कहाँ तक कम हो सकता है, इसके बारे में किसी ने नहीं बताया। तो उसके बारे में हमें कौन बताएगा, तो उसके बारे में हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड जो है बहुत ही अच्छी तरीके से बताएगा। सो लेट अस नो दैट कि अगर प्राइस डाउन होता है तो कौन से हद तक डिमांड बढ़ सकता है और अगर प्राइस बढ़ता है तो कौन से हद तक डिमांड कम हो सकता है, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। सो सबसे पहले है मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Price elasticity of demand shows the proportion extent to which demand changes with a change in price. It can be expressed as price elasticity of demand is equal to proportionate change in demand, proportionate change in price. Example, if a 1% fall in price of commodity X leads to a 5% rise expansion in the demand for X, then EP is equal to percentage change in demand of X divided by percentage change in price of X. EP is equal to price elasticity of demand is equal to plus 5% divided by minus 1% is equal to 5% in minus. Okay, so price elasticity of demand is expressed as pure number. It is not associated with any unit of measurement as percentage, rupees, kgs, liters, meters, etc. So यहाँ पे ये पोर्शन हमें समझाया गया है कि मीनिंग, अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में आपको मीनिंग जानना है, सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये ऐसा प्रोपोर्शन है जहाँ पे डिमांड चेंज होता है, चेंज होता है इन द सेंस जितना प्राइस चेंज होता है उसके बिहाफ में डिमांड उसका किस हद तक चेंज होता है, ये पोर्शन के बारे में यहाँ ज़्यादा एक्सप्रेस किया गया है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब प्रोपोर्शनेट चेंज, परसेंटेज में जो चेंज देखा जाता है डिमांड में और उसके प्राइस में, ये पोर्शन का हमें ये जो फॉर्मूला हेल्प आउट करता है। फॉर एग्जाम्पल हम ये मान लेते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो 100% प्राइस में बिक रहा है, उसमें से 1% प्राइस का डिडक्शन हुआ, यानी 10 रुपीज़ का है तो 1 रुपीज़ कम हुआ, हम ये मान लेते 10% कम हुआ, 1 रुपीज़ कम हुआ यानी 9 रुपीज़ हो गया। उस वजह से 5%
5% डिमांड बढ़ने लगा। 5% इन द सेंस हम ये बोल सकते हैं कि अगर वो 20 यूनिट्स है तो 20 यूनिट्स का 5% कितना होगा, तो 5 यूनिट्स ऐसा मान लेते, ठीक है। 5% यानी 5 यूनिट ज्यादा बिकने लगा। तो इसके ऊपर हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, तो ईपी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। ईपी का मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसका शॉर्ट एब्रिविएशन ईपी बोला जाता है, इज इक्वल टू प्लस 5% डिवाइडेड बाय -1%, प्लस 5% डिवाइडेड बाय -1%। इसको बॉक्स के अंदर 5 में रखा गया है। अगर बॉक्स का मतलब यहाँ पे कोई साइंस यूज नहीं किया जाता, माइनस प्लस ऐसा कुछ नहीं बोला जाएगा, बट इंक्रीमेंट जो है 5% तक का देखा गया है। इस तरीके से यहाँ पे आपको ध्यान से ये समझना है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कभी भी प्योर नंबर में एक्सप्रेस किया जाता है, माइनस प्लस में एक्सप्रेस किया नहीं जाता है। इसीलिए उसका मेजरमेंट कभी भी परसेंटेज, रुपीज, केजी, लीटर्स या मीटर्स में कभी भी देखा नहीं जाता है। सो नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। The definition of price elasticity of demand given by Marshall is as under. According to Marshall, the degree of elasticity of demand depends upon the extent of rise in demand because of a fall in price and upon the extent of fall in demand because of a rise in price. So अगर हम definition की बात करते हैं तो price elasticity demand का मतलब क्या, तो definition मार्शल ने दिया है। मार्शल के हिसाब से प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का मतलब जो भी डिग्री यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो राइज डिमांड में देखा जाता है, अगर प्राइस गिरता है तो कौन से हद तक राइज डिमांड का देखा जाता है, ये जो डिग्री है इलास्टिसिटी, यानी कि अगर कुछ कम हो रहा है और दूसरा ऊपर बढ़ रहा है यानी ऑपोजिट रिएक्शन, यानी इसको इलास्टिसिटी बोला जाता है। तो इस इलास्टिसिटी को जो डिफाइन करता है उसे हम कहीं ना कहीं प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रीजन सिर्फ और सिर्फ प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ रहा है, तो इसे प्राइस इलास्टिसिटी माना जाएगा। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे अब हम इसकी डिग्रीज देखेंगे। ये तो एक क्वेश्चन हुआ कॉमन, हमने डेफिनेशन, मीनिंग, ये सारी चीजों के बारे में जान लिया। अब सर्टेन कौन से सिचुएशन में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे 5 पोर्शन ऑफ जो है थियोरी में हमें 5 सिचुएशन समझाया गया कि इस सब सिचुएशन में इतने डिग्री का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखने को मिलता है। सो लेट अस रीड दैट एंड अंडरस्टूड दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ अ चेंज इन प्राइस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 5 डिग्रीज एज अंडर। तो कितने हद तक डिमांड चेंज हो सकता है प्राइस के चेंज के साथ, उसको यहाँ पे 5 डिग्री में एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट वन, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, EP is equal to infinity. Perfectly inelastic demand, EP is equal to 0. Unitary elastic demand, EP is equal to 1. Relatively elastic demand, EP is, we can say that, greater than 1. रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, EP इज लेस देन 1। तो यहाँ पे 5 सिचुएशन यानी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरीली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड एंड रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, यानी 5 सिचुएशन में हमें डिग्री समझाया गया है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, व्हेन देयर इज एन इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड फॉर कमोडिटी टी because of negligible change in its price which may be as low as 0, then such a demand is called perfectly elastic demand and the elasticity of the demand is equal to infinity. By the formula, EP is equal to proportionate change in demand, proportionate change in price. A divided by 1 is equal to infinite. सो यहाँ पे परफेक्टली इन इलास्टिक या इलास्टिक डिमांड की सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब आपको पता है जिसका कोई वैल्यू जल्दी डिसाइड नहीं कर पाते, इतना अच्छा पॉजिटिव पोर्शन हम मान लेते हैं। तो जब भी इनफाइनाइट चेंज यानी कितना ज़्यादा चेंज होगा इसके बारे में हमें पता ही नहीं हो, वैसे डिमांड को हम कमोडिटी टी, अगर हम ये सोच ले कुछ नेग्लिजिबल चेंज, अगर ये चेंज नहीं होता तो अभी ओके, बट वैसा बहुत छोटा सा माइनर चेंज देखने को मिला और उस रीजन की वजह से, जैसे कि वो जो चेंज हुआ वो 0 के बराबर है प्राइस में, जैसे मैंने बोला 9 रुपीज़ का था वो 8 रुपीज़ का हो गया, 1 रुपीज़ के कोई फर्क पड़ता है? नो। ऐसे छोटी सी कोई चेंज हुई और उस वजह से भी जब डिमांड बहुत हाई लेवल पे देखा जाता हो, पॉजिटिव लेवल में, उसे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोला जाता है। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिट माना जाता है। तो फॉर्मूला क्या है? EP इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड
डिमांड प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला तो जो प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है वही हमें लगाना है। तो A डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है, ऊपर का डिमांड डिवाइडेड बाय 1 और उस पोर्शन का इनफाइनाइट आंसर देखने को मिलता है। सो डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। डायग्राम को मैं आप लोगों को जो है पेंसिल और ब्रश यूज करके दिखाती हूँ। लेट अस अंडरस्टैंड दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। So now let us move on with the diagram in a very detailed manner. So diagram के related हम पोर्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो सबसे पहले y एक्सिस बनाओगे, फिर x एक्सिस। y में आपको पता है प्राइस रखना है, x में पता है डिमांड रखना। अब यहाँ पे प्राइस चेंज हुआ, 10 रुपीज में से 9 रुपीज हुआ, फिर भी डिमांड में क्या चेंज होगा किसी को पता नहीं। वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल, x जितना बढ़ रहा है उतना ये पोर्शन भी प्राइस का जो है चेंज होने के बाद भी डिमांड उसके साथ पैरेलली बढ़ता जा रहा है। तो इसे इनफाइनाइट बोला जाता है। अगर इस डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो ये डायग्राम हमें क्या डेफिसिट करता है, उसके यहाँ पे थियोरेटिकली पोर्शन देखा गया है। सच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नॉट फाउंड इन रियलिटी बट in the theory of economics such demand is explained in a perfectly competitive market। अगर हम ऐसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो रियलिटी में ऐसा कोई सिचुएशन देखने को नहीं मिलता। कितना बढ़ेगा कि कम होगा इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। प्राइस चेंज होने के बाद भी डिमांड ऐसे के ऐसे ही चल रहा है इनफाइनाइट वे में, ऐसा पॉसिबिलिटीज बहुत कम होता है। और थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स में ये जो है पॉसिबल नहीं है कि ये हमें रियलिटी में देखने को मिले, बट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। ये जो डायग्राम है डिमांड कर्व डीडी का, ये हॉरिजॉन्टल है। आपने देखा होगा कि ये हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल में ये देखा जाता है। ये हमें ये डेफिसिट करता है कि इनफाइनाइट चेंज मतलब कुछ भी चेंजेस इसके अंदर आ सकता है एट द सेम प्राइस वही रहेगा तो भी चेंज कुछ भी हो सकता है, और कम या ज़्यादा हुआ तो भी कुछ भी चेंज हो सकता है। यानी हम ये मान ले अगर 0 प्राइस का भी चेंज होता है, 10 रुपीज़ का और 10 रुपीज़ में भी बिके तो भी डिमांड में जब चेंजेस देखने को मिले उसे हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द पोर्शन ऑफ द परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का यहाँ डेफिनेशन दिया है। लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। When price of a commodity shares, commodity K changes by any amount, says 10%, but there is no change in demand, then such a demand is called perfectly inelastic demand by the formula EP is equal to proportionate change in demand, proportionate change in price is equal to 0% divided by plus 10% is equal to 0 डिमांड चेंज। तो हमने परफेक्टली इलास्टिक में ये देखा अगर प्राइस चेंज भी नहीं होता है फिर भी उसका डिमांड बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, और चेंज हो जाता है तो बहुत ज़्यादा डिमांड उसका बढ़ जाता है, इसलिए उसको बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। परफेक्टली कंपटीशन मार्केट में ये पोर्शन देखा जाता है, ऐसे हमने उसमें एनालाइज किया। बट यहाँ पे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का मतलब जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस का अमाउंट चेंज होता है फिर भी उसमें कोई चेंजेस डिमांड में नहीं आता है तो उसे इन इलास्टिक बोला जाता है। हमने वहाँ देखा कि प्राइस ना चेंज होने के बावजूद भी जब डिमांड में चेंज आता है उसे इलास्टिक बोला जाता है। यहाँ पे प्राइस में चेंज आया है फिर भी डिमांड चेंज नहीं हुआ तो उसे इन इलास्टिक बोला जाएगा। फॉर्मूला देखो तो सेम ईपी का फॉर्मूला, जो चेंज डिमांड में देखा गया उसके डिवाइडेड में चेंज इन प्राइस देखा जाएगा, इज इक्वल टू 0% डिवाइडेड बाय प्लस 10% इज इक्वल टू 0। तो डिमांड की प्रोपोर्शन कुछ चेंज नहीं हुआ, 0 है, तो यहाँ पे नीचे हमारा प्राइस जो है प्लस 10% हुआ। भाव बढ़ने के बावजूद भी डिमांड जो है कम भी नहीं हुआ। ठीक है, भाव बढ़ता है तो डिमांड कम तो होना चाहिए ना, बट कम भी नहीं हुआ। सो इस पोर्शन को कहीं ना कहीं परफेक्टली इन इलास्टिक यानी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आता है, इसीलिए इन इलास्टिक बोला जाता है। अब इसकी डायग्राम की अगर हम बात करते तो सबसे पहले आपको y एक्सिस बनाना है, फिर x एक्सिस बनाना है। प्राइस आपका चेंज हो सकता है, इसीलिए देखो यहाँ पे कुछ नहीं, बट डिमांड आपका जो है चेंज ही नहीं हो रहा है, वो सेम टू सेम पैरेलल है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा y एक्सिस और जो डिमांड है ये दोनों पैरेलल एक दूसरे के साथ देखते हैं, और 0 डिमांड में चेंज देखने को मिला। हम मान ले प्राइस इतना था, इतना था, इतना था, इतना था, इतना था, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या 2 रुपीज़ है, 4 रुपीज़ है, 6 रुपीज़ है, फिर भी डिमांड तो उतना ही है, तो उसे कहीं ना कहीं इन इलास्टिक बोला जाता है। सो इस तरीके का पोर्शन जो है यहाँ पे देखा जाता है। सो नाउ लेट अस रीड द पोर्शन एज शोन इन द डायग्राम डीडी। डिमांड कर्व इज अ
vertical straight line showing that whatever be the change in price, there is no change in demand, such elasticity is always zero. तो यहाँ पे ये डायग्राम से हमें पता चलता है कि डी डी का कर्व जो है एज आई सेड वर्टिकल है, पहले हॉरिजॉन्टल था, यानी कि प्राइस जो है वो फिक्स रहेगा, डिमांड चेंज हो सकता है, इसमें प्राइस चेंज हो सकता है पर डिमांड फिक्स रहेगा, तो उसे इन इलास्टिक और उसे इलास्टिक बोला जाता है. तो यहाँ पे कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहा. अगर प्राइस चेंज भी हो जाता है तो अभी डिमांड तो वही कांस्टेंट 10 ही यूनिट पहले भी बिकते तो अभी भी 10 ही बिकेंगे, तो डिमांड तो सेम ऐसा बोला जाएगा, तो उसे कहीं ना कहीं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड बोला जाता है. थर्ड कॉन्सेप्ट है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. ईपी इज इक्वल टू 1. सो यूनिटरी का मतलब क्या है? लेट अस नो दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. व्हेन द परसेंटेज चेंज इन demand is proportionate to the percentage change in price, then it is called unitary elastic demand. For example, if price of commodity S falls by 5% and its demand by 5%, then it is called unitary change in demand by the formula EP is equal to proportionate change in demand divided by proportionate change in price is equal to plus 5% minus 5% divided is equal to 1. When the proportionate change in demand and the proportionate price in change in price are equal, then demand of a commodity is known as unitary price elastic demand. तो यहाँ पे unitary elastic demand का मतलब क्या? जितना परसेंटेज ऑफ प्राइस कम हो रहा है, ठीक है, यानी कि भाव गिर रहा है, उतना परसेंटेज ऑफ डिमांड बढ़ रहा है. अगर 5% प्राइस कम हो रहा है और 5% डिमांड बढ़ रहा है तो 5 डिवाइडेड बाई 5 तो क्या होगा? इक्वल टू 1. 1 मतलब स्टेबल, तो उस पोर्शन को हम यूनिटरीली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं. तो यहाँ पे एग्जांपल जो है ईपी फॉर्मूला वही हमें लगाना है, जो चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाई चेंज इन प्राइस. सो प्लस 5%, यहाँ भाव बढ़ा है, 5% डिमांड बढ़ा है, ठीक है. क्यों बढ़ा है डिमांड? क्योंकि 5% रेट कम हुआ है. तो 5 प्लस एंड 5 माइनस डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा. तो इस तरीके से जब दोनों इक्वल लेवल पे जितना प्रोपोर्शनल यहाँ कम हो रहा है उतना प्रोपोर्शनल सामने वाला पोर्शन जब बढ़ता है उसे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोला जाता है. Let us see the diagram in a very detailed manner. So डायग्राम देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो y एक्सिस बनाएंगे और x एक्सिस बनाएंगे, उसके बाद प्राइस और डिमांड. अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, P1 एंड M1, P एंड M. सो हम ये मान लेते हैं जब 10 रुपीज़ का पोर्शन देखा गया तब उसका डिमांड कितना था? तो 10%, यानी हम ये यूनिट मान लेते हैं कि ये 10 यूनिट का देखा गया. और जैसे ही उसका पोर्शन रिड्यूस हुआ, यानी हम ये मान लेते हैं कि प्राइस उसका P1 यानी कम हुआ, यानी कि 5 रुपीज़ हुआ, तो 5 रुपीज़ होने में 5% 15, यानी कि 5% का इंक्रीज डिमांड में देखा गया. तो देखो P में जब 10 रुपीज़ था तब 10 था, और जैसे ही 5 रुपये में उतरा तो 15 का डिमांड हुआ, बट कितना बढ़ा? तो 5% बढ़ा, और यहाँ रिडक्शन कितना हुआ? तो 5% हुआ. तो यहाँ पे आपने को देखने को मिलेगा कि ये जो है यूनिट इलास्टिक डिमांड माना जाता है. सोचो 10 रुपीज़ में 10, ठीक है, और वही जब 5 रुपीज़ में गिरता है तो -5 का रिडक्शन प्राइस में देखागा, और यहाँ +5 का जो है इंक्रीमेंट पोर्शन प्राइस में यानी कि डिमांड में देखा गया, यानी -5 डिवाइडेड बाई +5 तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली 1 आएगा. सो इस तरीके का पोर्शन जो देखा जाता है उसे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोला जाता है. सो इन द डायग्राम ऑन द डिमांड कर्व DD, व्हेन अ प्राइस फॉल्स बाय PP1 अमाउंट, डिमांड विच एक्सपेंस बाय MM इज एग्जैक्टली सेम एज प्राइस चेंज. तो यहाँ पे हमने ये देखा कि डिमांड कर्व के अंदर जब प्राइस P में से P1 में आता है और उसी हिसाब से डिमांड क्या होता है? M वैसे M1 में चला जाता है, और एग्जैक्टली जितना प्राइस चेंज होता है उतने ही परसेंटेज में जो है डिमांड भी चेंज होता है, उसे यूनिटरीली इलास्टिक डिमांड बोला जाता है. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर. सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द टुडेज समराइजेशन पोर्शन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन टुडे. So students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. आज हमने डिटेल में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, यानी सबसे पहले हमने इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, उसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, उसके अंदर टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में कुछ पोर्शन को डिटेल में देखा. So let us have a short summarization of the topic that we have seen today. So what is elasticity of the demand? Elasticity of demand का मतलब जब पर्टिकुलर चेंजेस देखा जाता है कोई भी पोर्शन का, यानी फॉर
एग्जाम्पल, अगर प्राइस कम हो रहा है तो उसका डिमांड बढ़ रहा है, और जितना डिमांड प्राइस ज्यादा हो रहा है तो उसका डिमांड कम हो रहा है। ये जो पोर्शन है अपोजिट इंटरेक्शन का जो पोर्शन देखा जाता है, ये कितने एक्सटेंड तक देखा जाता है इसके बारे में हमें किसी ने समझाया नहीं। सो वो पोर्शन यानी कि कितना प्राइस कम होता है तो कितना डिमांड बढ़ सकता है, ये जो चांसेस है, सिचुएशंस है, उसके बारे में हमें इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड डिटेल में बताता है। अब इसके अंदर यू नो द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा जाता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। इस तरीके से जब प्राइस की वजह से चेंज होता है तो उसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड बोला जाता है, जब इनकम की वजह से होता है तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, और वैसे ही जब अदर फैक्टर्स, इसके अलावा भी और जो फैक्टर्स है उसके वजह से जब चेंजेस डिमांड के अंदर देखा जाता है उसको उस पोर्शन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माना जाता है। सबसे पहले हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड देखा। द मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड का मतलब जब भी कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस जब कम होता है उस पोर्शन में जब उसका डिमांड कितना बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, ये जो पोर्शन हमने ये देखा कि प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है, जब प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड कम हो जाता है। बट इस पोर्शन में हमने ये नहीं देखा कि कितने लेवल या एक्सटेंड तक ये देखा जाएगा, कितना ज्यादा एक्सपांड हो सकता है या कितना कम हो सकता है, इस पोर्शन के बारे में हमें किसी ने नहीं समझा। तो उसे एनालाइज करने के लिए फंक्शनल नोटेशन में उस चीज को समझने के लिए हमें डिटेल में ये पोर्शन समझाया गया है। अल्फ्रेड मार्शल इवन अपने डेफिनेशन में ये कहते हैं कि जब भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है और उसमें जितना डिमांड बढ़ सकता है उसकी जो मैथमेटिकल एनालिसिस देखा जाता है उसे कहीं ना कहीं जो है इलास्टिसिटी यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड बोला जाता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड की अगर हम बात करते सिर्फ और सिर्फ प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में जो चेंजेस देखा जाता है और वो कहां तक जा सकता है उस पोर्शन को जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड बोला जाता है। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, जिसमें से हमें फर्स्ट पोर्शन है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ईपी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। फिर आता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ईपी इज इक्वल टू 0। फिर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ईपी इज इक्वल टू 1। एंड फिर आता है रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड एंड रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। रिलेटिव इन इलास्टिक में ईपी इज इक्वल टू लेस देन 1 एंड इलास्टिक रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में ईपी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। सो इस 5 सिचुएशन में हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देख सकते हैं। अब एक फॉर्मूला भी दिया गया है प्राइस इलास्टिसिटी को मैथमेटिकल कोटेशन यानी नोटेशंस में देखने के लिए, फंक्शनल नोटेशन में एनालाइज करने के लिए फॉर्मूला की जरूरत है। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, ईपी इज इक्वल टू, ईपी मतलब परसेंटेज ऑफ और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इट मींस ईपी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, जितना डिमांड में चेंज हुआ है उसको डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस देखा जाएगा। तो उसका जो भी आंसर आएगा उस पोर्शन को कहीं ना कहीं जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड बोला जाता है। अब हर एक सिचुएशन को हमने डिटेल में एक शेड्यूल के साथ देखा। फर्स्ट हमने देखा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ईपी इज इक्वल टू फाइनाइट, इनफाइनाइट 1। इन्फिनिटी मतलब आपको पता है जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते उसे ये पोर्शन माना जाता है। हम सपोज मान लेते हैं प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, 0 चेंज आया, फिर भी जो डिमांड बढ़ता या कम होता जाता है उसे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड माना जाता है, जबकि ईपी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। यानी कि वी कैन से दैट के -1 का हमने मान लेते प्राइस में -1 का रिडक्शन हुआ बट डिमांड 5% बढ़ी गया, ठीक है, वो चेंज भी नहीं होता तो अभी वो प्राइस उतना था। 9 रुपए की चीज 8.50 पैसे की मिल रही है, उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं, फिर भी डिमांड 5% रेज हो गया। इसका मतलब हमने डायग्राम में क्या देखा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले होता है, एक्स एक्सिस के साथ देखा जाता है। और ये पोर्शन का मतलब हमें ये बताता है कि प्राइस में जब चेंज नहीं होता है तब भी जब उसका डिमांड चेंज होता है वो भी पॉजिटिव वे में, उसे इन्फिनिटी माना जाता है। तो ईपी इज इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सेकेंड हमने डिटेल में देखा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में ऊपर जो हमने सिचुएशन देखा पूरा उसका उल्टा। व्हाट इज द पोर्शन, तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में प्राइस चेंज हो रहा है, या तो प्राइस बढ़ रहा है रख लो या तो प्राइस कम हो रहा है रखो। प्राइस बढ़ने या कम होने के बावजूद भी डिमांड चेंज नहीं हो रहा, डिमांड वैसे के वैसा है, यानी कि ये वर्टिकल में खड़ा रहता है और पैरेलल टू वाई एक्सिस देखा जाता है। ये एक्स एक्सिस के साथ इलास्टिक देखा जाता है और इन इलास्टिक वाई एक्सिस के साथ देखा जाता है। और यहाँ पे प्राइस चेंज होने के बावजूद भी डिमांड चेंज नहीं होता है तो उसे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड यानी ईपी इज इक्वल टू 0 माना जाता है। नेक्स्ट हमने देखा
यूनिटरीली इलास्टिक डिमांड। यूनिटरीली इलास्टिक डिमांड मतलब जितना प्रपोर्शन में डिमांड चेंज होता है उतना प्रपोर्शन में प्राइस चेंज हुआ है, इसी रीजन की वजह से डिमांड चेंज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा अगर 5% प्राइस रिडक्ट हुआ तो 5% डिमांड बढ़ा, तो इस पोर्शन को कहीं ना कहीं यूनिटरीली जो है इलास्टिक डिमांड माना जाता है। एग्जाम्पल में सारे में हमने देखा कि फॉर्मूला वही प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का रखा गया, बट यहाँ पे आंसर्स जो आउटकम है वो अलग अलग देखा गया। जब प्राइस चेंज नहीं हो रहा उसके बावजूद डिमांड बढ़ता है तो उसे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जब प्राइस चेंज हो रहा है फिर भी डिमांड चेंज नहीं हो रहा है तो उसे परफेक्टली इन इलास्टिक। जितना प्राइस चेंज होता है उतना डिमांड चेंज होता है इक्वली, तो उसे यूनिटरीली इलास्टिक डिमांड माना जाता है। सो यहाँ तक का टॉपिक आज हमने डिटेल में देखा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर। Rather than that, I hope that this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.